नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने हम रखते हैं और इस आधार पर कल के बाजार पे किस तरह की रणनीति आपको बनानी है ये भी बताते हैं और इसके जरिए आप बेहतर तरीके से बाजार और सेक्टर्स पर अपनी रणनीति बना पाते हैं। और यही नहीं, एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी हम शामिल करते हैं। तो आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं उसके तौर तरीके जान लीजिए। सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं, ट्विटर और फेसबुक पर, तो आप अपना सवाल हमें वहां पर भेज सकते हैं और इसके साथ ही यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। लेकिन कल की तैयारी का फॉर्मेट थोड़ा अलग है। यहां पर हम उन सवालों को शामिल करते हैं जो कल आपने पूछे, बीते कल में आपने जो पूछा है। तो आज जो आप सवाल पूछेंगे उसके जवाब की उम्मीद आपको कल के शो में करनी है और जो सवाल आपने कल पूछे थे उसके जवाब हम आज देंगे। समय सीमा होती है, इसलिए चुनिंदा सवालों को ही हम शामिल कर पाते हैं। चलिए परिचय करा दूं, हमारे साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं शेर खान बाई बीएनपी परिभाष से विनोद मोदी और हमारे साथ हैं हेज्ड से फाउंडर और सीईओ राहुल घोष साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत था। सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बाजार को अगर हम देखें तो एक तो बात यह है कि जो एक अहम सपोर्ट स्तर है 25,000 का, उसको अभी भी थामे हुए है बाजार और यहाँ से जाहिर है एक अहम रणनीति हो जाती है कल के बाजार की, या नतीजों का दौर है, बहुत सारे इम्पैक्ट उनकी उस पर भी पड़ते हैं। लेकिन बाजार में जो कल की पॉजिटिविटी थी उसके बाद आज के प्रेशर को आप किस नजरिए से देखते हैं और कल फिर क्या रणनीति लेकर चली जाए? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। बाजार का लेवल्स एकदम फिक्स्ड है आज की डेट में। अगर लॉन्ग जाना चाहिए किसी को तो 25,250 के ऊपर लॉन्ग जाना चाहिए। अगर शॉर्ट जाना है तो 24,800 के नीचे शॉर्ट जाना चाहिए। एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, दोनों लेवल्स पे क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि अगर लॉन्ग जाना चाहते हैं तो एक बुलिश ग्रीन कैंडल 25,250 के अबव दिखना चाहिए और अगर शॉर्ट जाना है 24,800 के नीचे एक क्लोजिंग दिखना चाहिए। इस 450 पॉइंट के रेंज में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, जस्ट सिंपली साइडलाइंस पे रहना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो अभी भी एक 400 पॉइंट का पड़ाव है। इस 400 पॉइंट के मूव के बाद ही लॉन्ग जाना मुनासिब रहेगा, तब तक उसमें भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस पर तो निगाह रखिए, रणनीति रखिए, लेकिन इस बीच आपको बता दें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र झारखंड के चुनावों पर खासतौर पर नजर उनका ऐलान होना है। जरा सुनते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। Constituencies 25 and SC constituencies 29. Term of the Assembly of the Maharashtra is ending on 26 November 2024. If we talk about the number of electors in Maharashtra, they are 9.63 crores, 4.97 crores male and 4.66 crores female voters. Young voters की संख्या जिस पे काफी जोर दिया गया था SSR में 1.85 crores और उसमें से 20.93 lakhs are first time voters of 18 to 19 age group. If we tell you about the polling stations in Maharashtra, there are total 1,186 polling stations and at 52,789 locations. Urban being 42,604 and rural being 57,582. इस बार भी हम तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और जैसे ही ताज़ा अपडेट आती है हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। लेकिन अब चलिए सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं फटाफट से। जो YouTube पर हमारे पास कल सवाल आए उनमें सईद अली का सवाल जो है वो पहला है। बिरला सॉफ्ट पे राय जानना चाहते हैं। 618 की इनकी बाइंग है। विनोद, ज़रा संक्षेप में बताइएगा 618 की बाइंग क्या रणनीति रखनी चाहिए?
ये बिरला सॉफ्ट देखिए मिड कैप आईटी कंपनीज है, मिड कैप आईटी कंपनीज का ओवरऑल आउटलुक लास्ट कुछ एक क्वार्टर से काफी ठीक-ठाक रहा है कंपेयर टू लार्ज कैप अगर देखें तो जो 2 कंपनी अभी तक आईटीज़ की नंबर्स आए हैं, इन्फी और एचसीएल टेक दोनों का अगर कमेंट्री समझे तो डिमांड साइड में अभी भी थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं। आई मीन क्लाइंट अभी भी थोड़ा चूज़ी है। वो कॉस्ट टेकआउट को छोड़ करके और भी कुछ ऐसा बड़ा डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है, तो डिमांड में थोड़ा बहुत कंसर्न है मुझे बट अभी भी लग रहा है कि वो नियर टर्म कल्चर और खासकर बीएफएसआई सेगमेंट में कंसर्न है। बीएफएसआई सेगमेंट को अगर हटाते हैं तो जो भी आई मीन जो सेगमेंट्स है खासकर मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, यूटिलिटीज की बात करो, ये सेगमेंट्स अच्छे कर रहे हैं जहाँ पे बिरला सॉफ्ट का प्रेजेंस है। तो बिरला सॉफ्ट नो डाउट तक देखें तो कुछ एक ट्रेडिंग सेशंस में लास्ट 2 हफ्ते में ठीक-ठाक करेक्शन हुआ है। मुझे लगता है कि ये लेवल पे अपने निवेशकों को होल्ड करना चाहिए स्टॉक क्योंकि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी देखें तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक और आने वाले टाइम में जैसे मैंने बोला कि जो डिमांड वाला चीज़ है वो बॉटम आउट होता दिख रहा है क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट का जो प्रक्रिया था वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है तो डिस्क्रिशनरी डिमांड वो डेफिनिटली आएँगे। ये मे बी 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर डाउन द लाइन बट इट हैज़ टू कम एंड बिरला सॉफ्ट मुझे जैसे मैंने बताया कि अगर बीएफएसआई सेगमेंट के अलावा जो भी सेगमेंट में बिरला सॉफ्ट का प्रेजेंस है वहाँ कंपनी अच्छी करती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। हमारे अगले दर्शक संजय कुमार सिंह हैं, कानपुर से। इन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर आए जाना चाहते हैं। 402 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल इनको मुनाफा होता हुआ अगर हम क्रॉम्पटन ग्रीव्स में पिछले 1 महीने की अगर स्थिति देखें तो बहुत अच्छी नहीं रही है और एक तरह से प्रेशर ही रहा है। आज हरे निशान में थोड़ा दिखा ये स्टॉक, लेकिन ये कोई गेन दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है, ये बड़ा सवाल है और इन सब के बीच में एक तरह से फ्लैटिश कारोबार ही देखने को मिल रहा है। बताएं राहुल, क्या करना चाहिए? 402 की खरीद है क्रॉम्पटन। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स करंटली आप नोटिस करेंगे एक टाइम करेक्शन से पास कर रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों मंथ एक बिग साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये फिलहाल अभी जारी रहेगा, तो उनको वेट करना पड़ेगा। अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बने रह सकते हैं। बट अगर वो मोमेंटम इन्वेस्टर है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, ये प्रॉफिट को बुक करके अराउंड 435 ऑड लेवल्स एग्जिट करके दूसरे काउंटर में जाना चाहिए। तो उनका नजरिया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट साइडवेज मूव इस बड़े रेंज में नेक्स्ट 1-2 महीने के लिए कंटिन्यू करेगा। तो एक आपको राय मिलती हुई क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे। बढ़ते हैं आगे। राजकुमार ने हमारे पास सवाल भेजा है, बिहार से। पावर ग्रिड पे राय जानना चाहते हैं और 359 के ऊपर इन्होंने खरीदारी की हुई है, नुकसान यहाँ पर होता हुआ। विनोद बताइए, बने रहें या निकल जाएं? डेफिनेटली बने रहना चाहिए क्योंकि ट्रांसमिशन सेक्टर की ओवरऑल आउटलुक समझे तो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आने वाले समय में। पावर ग्रिड खुद की बात करें तो नेक्स्ट 1 दशक में कंपनी का खुद का जो कैपेक्स प्लान है लगभग 2 लाख करोड़ का है। ये साल वो 15,000 करोड़ स्पेंड करेंगे, अगला साल उनका कैपेक्स लगभग 20,000 करोड़ का प्लान है। तो डेफिनेटली जैसे कि इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि जिस हिसाब से जितना कैपेक्स ये डिप्लॉय करेंगे उस हिसाब से इनका रेवेन्यू मॉडल बनता है और ये जो मिड सिंगल डिजिट का रेवेन्यू ग्रोथ है आई थिंक वो काफी कंसिस्टेंट दिखेगा यहाँ से आने वाले सालों में। तो वैल्यूएशन वाइज भी अगर देखें तो 13 से 14 टाइम स्टॉक ट्रेड करती है पर 26 का अर्निंग्स में, जो मुझे लगता है कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से वैल्यूएशन अट्रैक्टिव माना जाना चाहिए। डिविडेंड यील्ड अच्छा है, तो मुझे लगता है सब मिला करके स्टॉक को अभी होल्ड करनी चाहिए। होल्ड करने की सलाह फिलहाल आपको यहाँ पर मिलती हुई। बढ़ते आगे और जियो फाइनेंस पे एक सवाल है सुरेंद्र पाल जी का। 344 की इनकी खरीद है, इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक का, थोड़ा सा ही यहाँ पर इनको नुकसान होता हुआ। बताएं राहुल, क्या करना चाहिए जियो फाइनेंस में? 344 की बाइंग। तो जियो फाइनेंस स्पेसिफिकली 344 अगर मैंने सही सुना उनका एंट्री प्राइस है। सिमिलर जैसे मैंने अगले पहले स्टॉक में भी कहा, एक साइडवेज रेंज ब्रॉड बेस्ड में है और नेक्स्ट 1-2 महीने के लिए ये साइडवेज रेंज, अपर एंड ऑफ द रेंज अराउंड 360, लोअर एंड ऑफ द रेंज अराउंड 310, इस रेंज में कारोबार करेगा। मोमेंटम इसके साइड में नहीं है। आईपीओ के बाद जो शानदार मूव देखने को मिला, वो अभी एक इंटरमीडिएट टॉप बन जाएगा एटलीस्ट अप टू दिसंबर। तो फिर से सेम सलाह मैं दूंगा कि अगर मोमेंटम देखना चाहिए उनको, डिक्सन, ट्रेंड जैसे स्टॉक्स पे उनको नजर डालना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को, एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 300 का और होल्ड करना चाहिए।
होल्ड करने की सलाह आपको यहाँ पर मिलती हुई। अमितेश कुमार का सवाल लेते हैं और इन्होंने पूछा है एनएचपीसी पे 97 की इनकी बाइंग है, इनके भाव से नीचे है स्टॉक का, ज़्यादा नुकसान नहीं होता हुआ, स्टॉक्स की संख्या कम है। बताएं विनोद, क्या करना चाहिए 97 की बाइंग के हिसाब से? एनएचपीसी आज भी देखिए 1% से ज़्यादा टूटा हुआ है। जी, एनएचपीसी इज़ डेफिनिटली आई मीन हाइड्रो पावर सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है और ओवरऑल कैपेसिटी समझे तो 7 पॉइंट साढ़े 7 गीगावाट की कैपेसिटी है, जो ठीक-ठाक माना जा सकता है। एट द सेम टाइम इनका अगर पीएलएफ को देखें तो पीएलएफ लगभग 75 से 80% में मूव कर रहा है। ओवरऑल सब मिला के ब्लेंडेड लेवल तो ठीक-ठाक, यहाँ से इम्प्रूवमेंट का स्कोप एट ब्लेंडेड लेवल पे कुछ ज़्यादा दिखती नहीं है। एट द सेम टाइम जो कैपेसिटी एडिशन या ओवरऑल इंडस्ट्री की कैपेसिटी हाइड्रो सेगमेंट का प्लान है, वो 4 से 5% का ऐसा अनुमानित है। तो ग्रोथ वाइज़ मैं बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं हूँ कि कंपनी का ग्रोथ फोरकास्ट को लेके आने वाले समय में। एट द सेम टाइम वैल्यूएशंस की मैं बात करूँ तो टीटीएफ पे 2x 2.5x के लगभग ट्रेड करता है। वैल्यूएशन हिसाब से कहीं न कहीं कम्फर्ट देता है। बट येस, मैं बोलूँगा ये जो वैल्यूएशंस है कंसीडरिंग द काइंड ऑफ ग्रोथ प्रोफाइल जो हमें जो देखना मिल रहा है, उस हिसाब से वैल्यूएशन रीज़नेबल जाना चाहिए। वैल्यूएशन री-रेटिंग का मुझे कम स्कोप दिखता है, तो हमारा व्यू इस पे न्यूट्रल रहेगा। ये है राय आपको नजर आती हुई एनएचपीसी पे। कैलाश रे का सवाल लेते हैं। कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉरपोरेशन पे राय जानना चाहते हैं। 1006 की इनकी बाइंग है, ऊपरी स्तरों की बाइंग है, 14,000 का नुकसान यहाँ पर होता हुआ। राहुल जरा फटाफट से बताएं क्या करना चाहिए कंटेनर कॉरपोरेशन में? तो कॉनकॉर या कंटेनर कॉर्पोरेशन का आप वीकली चार्ट या डेली चार्ट दोनों देखेंगे तो एक बहुत ही शार्प डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 1200 लेवल से 840% नीचे आ गया है और ऐसा कोई रिस्पाइट अभी नहीं दिख रहा है। अच्छी बात यहाँ पे ये है दर्शक के लिए कि अभी एक डिमांड जोन में प्राइस आया है। डिमांड जोन कब एक्टिवेट होगा? एक्टिवेट होगा अगर प्राइस 925 के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिले एक बुलिश स्टैंस के बाद। सो 925 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिले तो यस, एक अपवर्ड मोमेंटम शुरू होगा। बट एनी प्राइस बिलो 925 सेल ऑन रैली की ही की सलाह होगी और उनको अनफॉर्चुनेटली लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा। ये एक खास रणनीति आपको मिलती हुई। अगला सवाल टेक्समाको रेल पर है विनोद। 199 की विकास है हमारे एक दर्शक, उनकी बाइंग है, 100 शेयर इन्होंने टेक्समाको रेल के लिए हुए हैं। बाइंग अच्छी है लेकिन शेयरों की संख्या कम है तो उतना ज़्यादा मुनाफा यहाँ पर होता नहीं हुआ। लेकिन बताइए 199 की बाइंग से क्या करना चाहिए? डेफिनेटली ओवरऑल जैसे मैंने बोला कि रेलवे एक ऐसा स्पेस लास्ट 1 से डेढ़ सालों में आया जहाँ जो स्टॉक्स काफ़ी बेहतर परफ़ॉर्म किए और आने वाले समय में भी जिसे गवर्नमेंट का रेलवे कैपेक्स का प्लान है, वो उस हिसाब को देखते हैं तो टैक्स में को बेहतर कर सकता है। खासकर फ्रेट सेगमेंट में कंपनी का प्लान है कि जो इनका जो ओवरऑल कैपेसिटी एडिशन का है, वो भी कंसिस्टेंट दिख रहा है। तो कुल मिलाकर वैल्यूएशन को भी समझे तो वैल्यूएशन ठीक-ठाक है, रीज़नेबल है कंपेयर टू टीटागढ़ अगर समझे तो डिस्काउंट पे ट्रेड करती है। तो ओवरऑल तो प्रेफ़रेंस मेरे टेक्समेको की जगह में कोई दूसरी रेलवे स्टॉक्स रहेगी, खासकर टीटागढ़ रेल। बट अगर कोई होल्ड करता है टेक्समेको रेल एज़ ऑफ नाउ, तो मेरी सलाह रहेगी कि होल्ड करते रहें। तो होल्ड करने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई, अहम रणनीति भी आपको बता दी गई। हमारे अगले दर्शक वासु शर्मा हैं, ओला इलेक्ट्रिक पे राय जानना चाहते हैं। 109 की इनकी बाइंग है। विनोद आप ही बताइए फंडामेंटल नज़रिए से, चूंकि नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ थोड़ा ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग हो गई है, 3,000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और इस वजह से 58,000 58,000 के करीब इनको नुकसान होता हुआ, बताइए क्या करना चाहिए? ओला इलेक्ट्रिक देखिए एक ऐसा अकेला कंपनी है जिसको जिन्हें पीएलआई की जो दोनों टाइप की जो बेनिफिट होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में हो या फिर बैटरी में, ये अकेला कंपनी जो दोनों में पीएलआई के बेनिफिट ले रहा है और जिसकी वजह से कंपनी ने जितने भी ये डिस्काउंट ये सब जो देकर अपने मार्केट शेयर बढ़ाए हैं लास्ट कुछ एक सालों में, वो पूरा मेरे को लगता है ये करंट भाव पे रिफ्लेक्ट होते हैं। आने वाले समय में कुछ जो रिस्क फैक्टर है, मुझे लगता है कि वो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये पीएलआई है जो सीमित पीरियड तक ही, अगर ये
पीएलआई की स्कीम खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन राइज होता है कि क्या कंपनी वो मार्केट शेयर अपने जो है अभी के लेवल पे मेंटेन कर पाएगी या नहीं। वो अभी भी क्वेश्चन मार्क के शायद मुझे लगता है वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन आई मीन पिकअप हो रहा है, उस हिसाब से कंपनी को अपना मार्केट शेयर मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा। एट द सेम टाइम दो कंपनी एबिटा लेवल पे तो पॉजिटिव हो गई है, बट प्रॉफिट अभी भी नहीं बना रही है। वो कब बनाएगी, इट हैज टू बी सीन। सो मुझे लगता है कंपनी ये मार्केट कैप पे मुझे लगता है फेयरली वैल्यूड है। इट विल टेक सम टाइम, जिस हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड इसका अगर मार्केट कैप और या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जिस हिसाब से स्टेप अप करेगी, उस हिसाब से स्टॉक का परफॉर्मेंस होगा। तो मेरा ओवरऑल व्यू वेट एंड वॉच का ये लेवल पे नया पोजीशन हम बनाने का मेरा व्यू नहीं है। चलिए, तो इतने ही सवालों को हम शामिल करेंगे। आपको आपके बाकी सवाल भी हम तक पहुंचाते रहिए, हम आगे के शोज में शामिल करेंगे। चलिए अब बढ़ते अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। राहुल, सबसे पहले आप बताइए आज आपकी वीआईपी पिक कौन सी है? फोर्टिस का स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा यहाँ पे। 620 पे चल रहा है, आज का क्लोजिंग 620 है। 630 के ऊपर लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। आई रिपीट, 630 के ऊपर लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस में छोटा सा चेंज, 605 का स्टॉप लॉस रखिएगा, स्क्रीन पे 610 दिख रहा है। 605 का स्टॉप लॉस रखिएगा और 670 और 700 दो टारगेट शॉर्ट टू मे बी अबाउट 2 मंथ्स टाइम फ्रेम के लिए रख सकते हैं। आप स्टॉक को देखेंगे, एक अच्छा सा बेस बनाया है और बेस से ब्रेकआउट आ रहा है करंटली। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट भी 630 के आसपास होगा। एक डिमांड जोन से बाउंस हुआ है 570 के आसपास और वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो इसलिए फोर्टिस में लॉन्ग सजेशन। तो फोर्टिस खरीदारी की सलाह यहाँ पर मिलती हुई। अब विनोद जी, आपके रडार पे कौन से स्टॉक है? जी, मेरे रडार पे स्टॉक रिकमेंड करूंगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL। HAL डेफिनेटली ओवरऑल देखे तो ये जो डिफेंस स्पेस में जिसमें लगा कि कुछ खासकर आई मीन पब्लिक सेक्टर डिफेंस में कुछ टॉप लेवल से ठीक ठाक गिरावट हुई है। ये लेवल से मुझे लगता है स्टॉक को दिखनी चाहिए। रीजन बहुत सिंपल है कि जिस हिसाब से कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा, वो काफी अभी भी काफी आई मीन स्टेडी दिखाई दे रही है। ऑर्डर बुक की बात करें तो 95,000 करोड़ का ऑर्डर बुक था और ऑर्डर इनफ्लो जितना कंपनी ने गाइड किया था लगभग 45-46,000 करोड़, उसमें से लगभग 36-26,000 करोड़ ऑलरेडी कंपनी ने ऐड कर चुका है। तो उस हिसाब से अगर ग्रोथ और नेक्स्ट 2 से 3 सालों में और कंपनी का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कंपनी और 1 से 1.5 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक एडिशन हो सकता है। तो आप समझ सकिए जो ऑर्डर बुक अभी जो लगभग 1 लाख करोड़ का दिखाई दे रहा है, वो 3 साल के अंदर में 2 लाख करोड़ दैट कैन इजीली हैपन, राइट। तो मुझे लगता है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट डबल डिजिट ग्रोथ आप पीएसयू कंपनीज में आपको बहुत कम ही मिलता है, लेकिन HAL एक ऐसा सॉलिड ऑर्डर बुक के कारण अपॉर्चुनिटी ये दिखा रहा है जो काफी विजिबल है। एयरक्राफ्ट में, डोमेस्टिक डिफेंस एयरक्राफ्ट में इसकी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है जो एक्सपोर्ट में भी जा सकती है। तो मुझे लगता है नंबर वाइज ये स्टॉक डेफिनेटली पॉजिटिवली सबको सरप्राइज करता रहेगा और वैल्यूएशन वाइज भी ऊपर से करेक्ट होने के बाद अभी देखें तो लगभग 30x पे FY27 अर्निंग्स पे मिल रहा है, जो मुझे लगता है अट्रैक्टिव है कंसीडरिंग द काइंड ऑफ 25 to 30% काइंड ऑफ रिटर्न्स रेशियो जो दिखाता है। तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है स्टॉक देखनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 ईयर पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव। क्या करें इससे पहले विनोद जी और राहुल, आप दोनों का डिस्क्लोजर चाहेंगे? विनोद, सबसे पहले आप। हमने जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो हमारे निजी पोर्टफोलियो में नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। राहुल, अपना डिस्क्लोजर दें। जो भी स्टॉक्स आज डिस्कशन हुआ है कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है, बट हमारे सिंपली हेज फंड्स या क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे राहुल, शुक्रिया करेंगे विनोद, आप दोनों का हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन किया, बाजार पर अहम रणनीति आपने बताई उसका। और इसके साथ ही कल की तैयारी में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।